नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 12 अगस्त से आज तक की सभी शिफ्ट में पूछे हुए प्रश्नों को, जो कि आने वाले एग्जाम्स में काफी हद तक रिपीट होने के चांसेस हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं हमारी क्लास। प्रश्न पूछा गया था, सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण से होता है? तो दोस्तों, इसका कारण है नाभिकीय संलयन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण से होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीभ के किस क्षेत्र में कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? दोस्तों, जीभ के पिछले भाग में कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एमनियोसिंटेसिस किस विधि का नाम है? तो दोस्तों, गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने का नाम है एमनियोसिंटेसिस। अगला प्रश्न पूछा गया था, सभी खनिज तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों, सभी खनिज तेल हाइड्रोकार्बन्स के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न था, पत्तियों में किस तरह पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्रों को। अगला प्रश्न था, कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो दोस्तों, ऑप्शन में यकृत दिया गया था, यानी कि लीवर। और लीवर दोस्तों पाचन तंत्र का भाग है। श्वसन तंत्र के भाग होते हैं, मनुष्य के श्वसन तंत्र के भाग होते हैं नासा छिद्र, श्वसन नली, फेफड़े, डायफ्राम आदि। अगला प्रश्न था, एड्स रोग कैसे फैलता है? तो दोस्तों, एचआईवी नामक जीवाणु के कारण एड्स रोग फैलता है। एड्स होने के मुख्य कारण है असुरक्षित यौन संबंध, रक्त का आदान प्रदान या फिर संक्रमित सुई का प्रयोग। अगला प्रश्न पूछा गया था, सोडियम धातु को किसमें संग्रहित किया जाता है? दोस्तों, आज दोपहर वाली केमिस्ट्री वाली क्लास में ही मैंने ये डिस्कस किया था। सोडियम को केरोसिन में संग्रहित किया जाता है, यानी कि केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम वायु के साथ क्रिया करके जल जाती है। अगला प्रश्न था, कौन सी मधुमक्खी शहद बनाती है? तो दोस्तों, कमेरी मधुमक्खी शहद बनाती है। अगला प्रश्न था, डॉल्फिन को जीवित रहने के लिए इनमें से क्या जरूरी नहीं है? तो दोस्तों, ऑप्शन में दिया गया था उछाल, जो कि जरूरी नहीं है डॉल्फिन को जीवित रहने के लिए। अगला प्रश्न था, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो दोस्तों, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। और यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, पहले भी कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न था, चौक का सूत्र क्या है? तो दोस्तों, CO3 चौक का सूत्र होता है। अगला प्रश्न था, बे पौधे जिनमें जड़, तने और पत्ते नहीं होते किस वर्ग में आते हैं? तो दोस्तों, वह ब्रायोफाइट्स वर्ग में आते हैं। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित पदार्थों में से क्या नॉन स्टिक बर्तन की सतह पर लेपित होता है? तो दोस्तों, टेफ्लॉन की परत चढ़ी हुई होती है नॉन स्टिक बर्तन पे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है? तो दोस्तों, 365 दिन, 6 घंटे और 48 मिनट में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। अगला प्रश्न था, आकाश गंगा का वर्णन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो दोस्तों, थॉमस राइट ने सबसे पहले आकाश गंगा का वर्णन किया था। अगला प्रश्न था, फ्यूनेरिया किस वर्ग में आते हैं? तो याद रखिएगा, फ्यूनेरिया ब्रायोप्सिडिडा वर्ग में आते हैं। अगला प्रश्न था, प्रोक्रायटिक किस वर्ग से है? तो दोस्तों, यह प्रोक्रायटिक मोनेरा वर्ग से आते हैं। अगला प्रश्न था, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों, पीएच स्केल में 7 से ऊपर क्षारीय होता है और 7 से नीचे अम्लीय होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया था? तो दोस्तों, R.H. विल्टेकर ने 5 जगत का वर्गीकरण किया था। अगला प्रश्न है, बाल की दिशा में विस्थापन, सॉरी यहां स्प्रिंट, बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल द्वारा क्या दर्शाया जाता है? तो दोस्तों, कार्य दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न था, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निराई के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, खुरपी का उपयोग किया जाता है निराई के लिए। अगला प्रश्न था, कैल्शियम क्रिस्टल शरीर के किस क्षेत्र का सामान्य हिस्सा है? तो दोस्तों, कैल्शियम क्रिस्टल कान का एक हिस्सा होते हैं। अगला प्रश्न था, क्लोरोफाइसी शैवाल कैसे होते हैं? तो दोस्तों, क्लोरोफाइसी शैवाल हरे होते हैं। और याद रखिएगा, इन्हें ही समुद्री घास भी कहा जाता है। अगला प्रश्न था, अंडा देने वाला स्तनधारी निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों, प्लेटिपस अंडा देने वाला एक स्तनधारी है। अगला प्रश्न था, एक
स्थितिज स्थितिज ऊर्जा होती है तो दूसरी ऊर्जा कौन सी होती है? तो याद रखिएगा, एक स्थितिज ऊर्जा होती है और दूसरी होती है गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न था लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों 120 दिन का होता है लाल रक्त कणों का जीवन काल। अगला प्रश्न था सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो दोस्तों ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह है एवं रक्त समूह ओ सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। अगला प्रश्न था केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस देश से हुई? तो दोस्तों याद रखिएगा, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र से हुई थी। अगला प्रश्न था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दोस्तों जे एच वांट हाफ को रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न था हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। अगला प्रश्न था सर्वाधिक संस्थानिक किस धातु के होते हैं? तो याद रखिएगा, पोलोनियम के सर्वाधिक संस्थानिक होते हैं। अगला प्रश्न था नीला थोथा नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों कॉपर सल्फेट को नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न था जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके वह क्या कहते हैं? उन्हें दोस्तों राशि कहा जाता है। अगला प्रश्न था किसी सेविंग ब्रश के बाल किस कारण से आपस में चिपक जाते हैं? तो दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण या सरफेस टेंशन के कारण सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। अगला प्रश्न था स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों ब्रॉडसॉ ने स्कूटर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न था टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों जे एल वेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न था हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा, बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जुपिटर। अगला प्रश्न था धूमकेतु क्या है? तो दोस्तों धूमकेतु एक आकाशीय पिंड है। इनके दोस्तों क्वेश्चन के सीक्वेंस चेंज हो सकते हैं क्योंकि मैंने लगभग मिलते जुलते क्वेश्चन लाइन से लगाए हैं। अगला प्रश्न था पार्थिव ग्रह कौन से हैं? तो दोस्तों सूर्य के निकट स्थित 4 ग्रह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, जिनमें है बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। अगला प्रश्न था किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो दोस्तों उसके इलेक्ट्रॉनों की संरचना पर किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न था रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो दोस्तों हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। अगला प्रश्न था लोहे पर जंग लगना किसका एक उदाहरण है? तो दोस्तों यह ऑक्सीकरण का उदाहरण होता है, लोहे पर जंग लगना। और प्रश्न पूछा जाता है अधिकतर कि लोहे पर जंग लगने में उसके भार में क्या परिवर्तन आता है? तो याद रखिएगा, जंग लगने के कारण लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न था कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या होता है? तो दोस्तों एसिटिलीन बनता है कैल्शियम कार्बाइड पर अगर जल डालें तो। अगला प्रश्न था भारी वाहनों में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि डीजल के उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के कारण भारी वाहनों में डीजल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न था कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों लेड टेट्रा इथाइल प्रयोग किया जाता है कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड गैस दी जाती है डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में, और याद रखिएगा इसे ही लॉफिंग गैस कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को। अगला प्रश्न था भूपर्पटी पे सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों भूपर्पटी पे ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न था ऑक्सीजन का एलोट्रॉप्स क्या है? तो दोस्तों ऑक्सीजन का एलोट्रॉप्स होता है ओजोन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड चूने का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न था मिथेनॉल वुड और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मिथेनॉल वुड को ही अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था वर्गीकरण की आधारिक इकाई क्या है? तो दोस्तों वर्गीकरण की आधारिक इकाई है स्पीसीज। अगला प्रश्न था ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। अगला प्रश्न था गाजर क्या है? तो दोस्तों गाजर एक जड़ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था ल्यूकोप्लास्ट एक प्राथमिक कार्य क्या है? तो दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य है भोजन का संचय करना। अगला प्रश्न था संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो दोस्तों इस पुष्प का नाम है रैपलेसिया, जो कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प है या फूल है। अगला
प्रश्न था एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण से उत्पन्न होती है? तो दोस्तों एथलीट फुट बीमारी कवक या फंगस के कारण होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था कोशिकांक डीएनए कौन रखता है? तो दोस्तों माइक्रोकॉन्ड्रिया रखता है कोशिकांक डीएनए। अगला प्रश्न था कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? तो दोस्तों जैसा कि अपन ने डिस्कस किया, ओ रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। अगला प्रश्न था रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न था एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है एक सामान्य व्यक्ति का सामान्य तापक्रम या तापमान। अगला प्रश्न था लेंस की क्षमता को मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों लेंस की क्षमता को डायोप्टर में नापा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो दोस्तों प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न था कौन सी धातु अचानक की भांति कौन सी धातु अचालक, यहां मिसप्रिंट है थोड़ी, अचालक की भांति ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों जर्मेनियम प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर में अचालक के भांति। अगला प्रश्न था किस तत्व के लवण द्वारा आतिशबाजी के रंग प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन में बेरियम दिया गया था जिसके कारण आतिशबाजी में रंग आते हैं। अगला प्रश्न था किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार पाए जाते हैं? तो दोस्तों भारत में थोरियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं, और याद रखिएगा मुख्य रूप से राजस्थान में पाए जाते हैं थोरियम के विशाल भंडार। अगला प्रश्न था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो आप सभी जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न था पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा केंद्र पर जी का मान 0 होता है। अगला प्रश्न था सर्वाधिक जी का मान कहां होता है? तो याद रखिएगा ध्रुव पर जी का मान सर्वाधिक होता है, ध्रुव यानी कि पोल्स पर। और यह दोनों दोस्तों अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए थे प्रश्न, तो लगभग आप देख सकते हैं कि सेम टॉपिक से लगातार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। अगला प्रश्न था विषुवत रेखा पर जी का मान कितना होता है? जी से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग शिफ्ट में, तो याद रखिएगा न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न था ग्रही गति की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों कोपरनिकस के द्वारा ग्रही गति यानी कि ग्रहों की गति की खोज की गई थी। अगला प्रश्न था ग्रही गति के नियम किसके द्वारा बनाए गए थे? तो दोस्तों केपलर के द्वारा ग्रही गति के नियम बनाए गए थे। ये प्रश्न दोस्तों मैंने सीक्वेंस से इसलिए लगाया है ताकि आप समझ सकें कि सेम टॉपिक से कितने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। अगला प्रश्न था ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वाकर्षण के मान में क्या परिवर्तन आएगा? तो दोस्तों ऊंचाई पर जाने पर ग्रेविटी का मान घट जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था पृथ्वी के अंदर गहराई पर जाने पर गुरुत्वाकर्षण के मान में क्या परिवर्तन आएगा? तो पृथ्वी की गहराई पर भी जाने पर मान घट जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक कहां होता है? तो याद रखिएगा पृथ्वी की सतह पर ग्रेविटी का मान सर्वाधिक होता है। ग्रेविटी के मान से रिलेटेड ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में देख लीजिए, आप पूछे जा चुके हैं। फिर प्रश्न था किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है, क्योंकि दोस्तों पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। अगला प्रश्न था पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण का बल कितना होता है? तो दोस्तों जितना गुरुत्वाकर्षण का बल सूर्य पर पृथ्वी द्वारा होता है, तभी वह अपनी अपनी जगह पर बैलेंस रहते हैं दोनों, किसी एक का भी ज्यादा होगा तो वो दूसरे को खींच लेगा। अगला प्रश्न था पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की तरफ क्यों झुकता है? क्योंकि दोस्तों पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुकता है जिससे स्थायित्व में वृद्धि हो, यानी कि उसका बैलेंस बना रहे और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दिशा में रहे। अगला प्रश्न था वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, और यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न था ध्वनि की प्रबलता निर्धारण किससे करते हैं? तो दोस्तों ध्वनि की प्रबलता की निर्धारण ध्वनि के आयाम से की जाती है। अगला प्रश्न था विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य है? तो दोस्तों फ्यूज अतिभार या लघु पतन की स्थिति में परिपथ को भंग कर देता है। इसका मतलब है एकदम हाई वोल्टेज हो जाए या वोल्टेज कम हो जाए तो कनेक्शन को वो डिस्कनेक्ट कर देगा फ्यूज। अगला प्रश्न था पृथ्वी की आयु का आकलन कैसे किया जाता है? तो दोस्तों यूरेनियम काल निर्धारण से पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है।
अगला प्रश्न था जिस मंदाकिनी में हमारा सौरमंडल है उसका क्या नाम है, तो दोस्तों उसका नाम है आकाशगंगा। अगला प्रश्न था ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का संबंध किससे है, तो दोस्तों तारत्व से ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का संबंध है। अगला प्रश्न था प्रकाश क्या है, तो दोस्तों प्रकाश एक अनुपस्थ तरंग है। अगला प्रश्न था टेस्ला किसकी इकाई है, तो याद रखिएगा टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स की घनत्व की इकाई है। फिर प्रश्न था पौधे मिट्टी के सबसे ज्यादा क्या अवशोषित करते हैं, तो दोस्तों पौधे मिट्टी से पानी और खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। फिर प्रश्न था मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न था प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है, तो दोस्तों ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। अगला प्रश्न था वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं, तो दोस्तों खरीफ की फसल होती है वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल। फिर प्रश्न था भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है, तो दोस्तों सीज्मोग्राफ में भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। फिर प्रश्न था प्रोकैरियोटिक किस वर्ग में आते हैं, तो दोस्तों रिपीट हुआ है प्रश्न, मोनेरा वर्ग में आते हैं प्रोकैरियोटिक। अगला प्रश्न था हमारे आसपास के वातावरण को क्या कहते हैं, तो हमारे आसपास के वातावरण को पर्यावरण कहा जाता है। फिर प्रश्न था अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो दोस्तों 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। अगला प्रश्न था मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो दोस्तों स्टेपीज हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, मानव कान में रहती है, याद रखिएगा स्टेपीज हड्डी। अगला प्रश्न था मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो दोस्तों न्यूरॉन कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला प्रश्न था मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है, तो याद रखिएगा सियाटिक तंत्रिका मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका है। अगला प्रश्न था मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो दोस्तों मनुष्यों को होमोसेपियंस कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था श्वेत रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है, तो 2 दिन से 5 दिन होता है श्वेत रक्त कणों का जीवन काल, और 120 दिन होता है लाल रक्त कण का जीवन काल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो दोस्तों टिट्रिकम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न था अगर किससे प्राप्त होता है, तो दोस्तों लाल शैवाल से प्राप्त होता है अगर। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से क्या मृदा प्रदूषण का स्रोत नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया था खाद, जो कि मृदा प्रदूषण का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न था प्लाज्मा रक्त लाल रक्त कोशिकाएं सफेद रक्त कोशिकाएं एवं प्लेटलेट्स किसका भाग है, तो दोस्तों यह सभी रक्त का भाग होते हैं, याद रखिएगा। प्लेटलेट्स रक्त स्कंदन में सहायक होता है, यह प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। प्लेटलेट्स एवं विटामिन के प्रश्न आता है रक्त स्कंदन के लिए क्या जरूरी है, तो प्लेटलेट्स अगर ऑप्शन में है तो यह भी सही है, और अगर विटामिन के दिया है तो यह भी सही है। अगला प्रश्न था पौधों की पत्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाना किस रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों इसे सांज्ञा प्रणाली कहा जाता है, पौधों के बीच में अगर पौधे की पत्तियों के बीच में कृषि फसलों को उगाना। अगला प्रश्न था जब 1 सेकंड में ऊर्जा एक यहां जूल है जूल का उपयोग किया जाता है, तो उपयोग की जाने वाली शक्ति को क्या कहेंगे, तो दोस्तों उसे 1 वाट कहा जाता है अगर 1 सेकंड में 1 ऊर्जा जूल प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न था शैवाल का हरा रंग किसके कारण होता है, तो दोस्तों क्लोरोफिल के कारण शैवाल का हरा रंग होता है। अगला प्रश्न था मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो दोस्तों यकृत यानी कि लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। फिर प्रश्न था क्यूरी किसकी इकाई है, तो याद रखिएगा रेडियो एक्टिविटी धर्मिता की इकाई है क्यूरी। तो दोस्तों ये थे वह सभी प्रश्न जो 12 अगस्त से आज तक के तीनों शिफ्ट में पूछे गए थे। आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। इसके अलावा दोस्तों साइंस की भी मैंने कुछ क्लासेस अथर्व एकेडमी चैनल पर अभी रिसेंटली ही अपलोड की हैं, तो उन क्लासेस को भी आप जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को काफी डिटेल से डिस्कस किया है, और उनमें से आपको कई प्रश्न एज इट इज आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो साथ ही साथ जो मैंने नई वीडियोस चैनल पर अपलोड की हैं उन्हें भी एक बार आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।